बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है ना वो हमारा यूएचएस का यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर के हैं, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और उसके लास्ट में जो है वो हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास जो चैप्टर अब आ रहे हैं वैसे तो आपने संडे क्लासेस के अंदर भी पढ़े थे, तो ये जेनेटिक्स के अंदर इंक्लूड है और ज्यादातर एमसीक्यूज यूएचएस के अंदर जेनेटिक्स में से आते हैं, थोड़े टिपिकल एमसीक्यूज। ठीक है, तो इस हवाले से आपने इन लेक्चर्स को जो है वो गौर से सुनना है और बुक से रिवाइज भी करनी है चीजें। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। तो डीएनए जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स अकर इनसाइड द न्यूक्लियस एज वेल एज इन द क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की साइड देखेंगे तो वो साइटोप्लाज्म है। डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से 3 मॉडल प्रेजेंट किए गए थे। एक जो मॉडल था वो था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा जो मॉडल है वो है कंजर्वेटिव मॉडल और तीसरा जो मॉडल है वो है डिस्पर्सिव मॉडल। तो 3 मॉडल प्रेजेंट किए गए। सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों में से सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है। तो वो याद रखिएगा बेटा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। क्या मॉडल है ये एक्सेप्टेबल मॉडल है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इज द एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर बताया क्या गया था, पहले हम तीनों के लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कंजर्व हो जाना, महफूज हो जाना। कंजर्वेटिव का मतलब होता है महफूज हो जाना। डिस्पर्सिव का मतलब होता है डिस्पर्स हो जाना, टूट फूट का शिकार हो जाना। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है, ये इसका 3 एंड है और साथ में ये इसका 5 एंड है। तो 3 एंड 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम मैंने बना दिया। जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था वो ये था कि बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए एक्चुअली अनकॉइल्ड, अनजिप्ड, दोनों जो है वो अनकॉइल्ड होंगे या अनजिप्ड होंगे एंड बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज द टेम्पलेट, दोनों टेम्पलेट के तौर पे काम करेंगे और दोनों के सामने ही बेसिकली क्या होना है, नए मॉलिक्यूल्स बनने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेड आपको नजर आ रहा है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ये रेड दिया हुआ है। इसने टेम्पलेट के तौर पे एक्ट किया और इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बना जो ब्लू दिया हुआ है। याद रखिएगा बोथ द स्ट्रैंड्स आर एक्चुअली एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर क्या हुआ, पेरेंटल स्ट्रैंड का एक स्ट्रैंड कंजर्व हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ, पेरेंटल स्ट्रैंड का एक स्ट्रैंड कंजर्व हो गया और एक जो है वो बिल्कुल नया स्ट्रैंड बन गया जिसे हमने डॉटर स्ट्रैंड कहा। तो ये हमने लिखा हुआ है आफ्टर द फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल या फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन भी हम कह सकते हैं। जब सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन आया तो ब्लू वाले ने अपने सामने ब्लू वाला बनाया और ये जो रेड वाला है उसने अपने सामने जो है वो ब्लू वाला बनाया। ये बातें आपको मेसेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट के अंदर समझ आएंगी। तो ये हमने क्या कहा, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है जिसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहता है और अगला जो है वो बिल्कुल नई कॉपी बनती है। इट इज एक्चुअली द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंगली जो है वो बेसिकली क्या था कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ना वो बिल्कुल कंजर्व रहते हैं और जो बनने वाली कॉपीज होती है ना वो एंटायरली न्यू होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी हुआ कि फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल सेकंड के बाद क्या हुआ, पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो बिल्कुल कंजर्व रहे और बनने वाली कॉपीज जो है वो एंटायरली न्यू थी। तो हमने कहा कि इट इज एक्चुअली द कंजर्वेटिव मॉडल। ये हमने इनका सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देख लिया। डिस्पर्सिव मॉडल क्या है, डिस्पर्शन हो जाना, यानी कि जो आगे डॉटर स्ट्रैंड्स आ रहे हैं दीज आर एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ बोथ पेरेंटल एज वेल एज द न्यू स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पर आप देखें रेड है ब्लू है, रेड है ब्लू है, रेड है ब्लू है, इसी तरह से यहाँ पे ब्लू रेड। तो इस तरह से आपको अंदाजा हुआ कि जो डिस्पर्सिव मॉडल होता है ना इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ
बोथ द पेरेंटल एज वेल एज द न्यू स्ट्रैंड। पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने कहा इट इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय विच बॉन्ड, आंसर है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन सा बॉन्ड मेंटेन कर रहा होता है, तो उसका आंसर भी आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहां पर देखें जो हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था, इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना वो कंजर्व रहा, क्योंकि जो स्ट्रैंड है वो टूट फूट का शिकार नहीं हुआ। एक दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, यानी कि उन स्ट्रैंड्स के दरमियान जो बॉन्डिंग थी वो टूट गई, और वो कौन सी बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रही होती है। तो हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कंजर्व रहता है इन केस ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ द बुक की लाइन, सीक्वेंस ऑफ द डुप्लेक्स इज एक्चुअली नॉट कंजर्व, ठीक है, सॉरी, हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ द डुप्लेक्स इज एक्चुअली कंजर्व बट द डुप्लेक्स इटसेल्फ नॉट। डुप्लेक्स खुद नहीं कंजर्व रहा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, लेकिन उसका सीक्वेंस कंजर्व रहा है। कैसे कंजर्व रहा, क्योंकि उसका एक स्ट्रैंड कंजर्व हो गया और उसके सामने एक नया स्ट्रैंड बन गया। तो इसे हमने कहा ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर चाहे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर चाहे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व रहेंगे और बनने वाली जो डॉटर कॉपीज होंगी दे आर एक्चुअली एंटायरली न्यू। यही एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से मॉडल के अंदर जो है वो कंजर्व है, कौन सा डिस्टर्ब हो गया है। डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर अगर आप देखें तो हमने कहा कि जो आगे बनने वाली कॉपीज है ना दे आर एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ बोथ पेरेंटल एज वेल एज द डॉटर स्ट्रैंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो गया और सेकेंडरी भी डिस्टर्ब हो गया। तो दोनों स्ट्रक्चर बेसिकली डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर डिस्टर्ब हो गए, कंजर्व दोनों में से एक भी नहीं हो सका। तो ये हमारे पास कौन सा मॉडल था, ये हमारे पास था डिस्पर्सिव मॉडल। अब अगली बात, जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, इसके अंदर एंजाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर याद रखिएगा कि इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स जो आपको रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर जरूर आता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जब आप रेप्लिकेशन फोर्क देखते हैं ना तो वो आपको एक ही जगह पर मिलता है। रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि जो डीएनए है ना उसके अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड है, तो उस केस के अंदर हम कहते हैं कि जो रेप्लिकेशन फोर्क होगा या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वो एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर मौजूद होंगे। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर बेसिकली मैंने आपको कहा कि आपने क्या याद रखना है, एंजाइम्स याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ रेप्लिकेशन अकर साइमल्टेनियसली एट मेनी साइट्स ऑन द डबल हेलिक्स allows the DNA replication to occur in a shorter period of time। तो देखें जब ज्यादा साइट्स के ऊपर होगा तो कम टाइम के अंदर जो है वो फौरी तौर पे डीएनए की हमें कॉपी मिल जाएगी। तो ये उसका फायदा है रेप्लिकेशन ओरिजिन का या रेप्लिकेशन फोर्क का एक से ज्यादा जगह पर मौजूद होना। ठीक है बेटा, अब जिस सारे एरिया के अंदर रेप्लिकेशन चल रही होती है देखें आपको डायग्राम के अंदर नजर आएगा, ये आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नजर आ रहा है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उस जगह पर होगा जहां पर बेसिकली कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, हेलिकेज। याद आया आपको, हेलिकेज एंजाइम क्या काम होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये भी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नीचे आपको यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नजर आ रही है, यानी कि दोनों जो स्ट्रैंड्स है ना वो सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्लू वाला जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है और लाइट येलो वाला जो है वो डॉटर स्ट्रैंड है। यहाँ पर जिस एरिया के अंदर रेप्लिकेशन चल रही है ना उसको हम रेप्लिकेशन बबल भी कहते हैं। लास्ट में देखें 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने कुछ जनरल बातें देखी डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से। साइट्स में आपको बता चुका हूं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये साइटोप्लाज्म में होगी, वाइल इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स किधर किधर, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये है साइट्स किस चीज की, डीएनए रेप्लिकेशन की। तो ये हमें पता चल गया कि डीएनए रेप्लिकेशन हो कहां पे रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, सबसे पहले जो एंजाइम है वो है हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है? अनजिप कर देना, अनजिपिंग, या फिर हम कह सकते हैं अनवाइंडिंग। किस चीज की? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की। जिस तरह से जिप मौजूद है ना, आप उसको अनजिप कर देते हैं, यानी उसको खोल देते हैं, तो उसे हम कह रहे हैं अनजिपिंग है, अनवाइंडिंग है। ठीक है, तो आपने उसको अनवाइंड कर दिया या अनजिप कर दिया, और उसको करवा कौन रहा है? हेलिकेज करवा रहा है। हेलिकेज इज इन्वॉल्व इन द अनजिपिंग एंड अनवाइंडिंग द डबल हेलिक्स टू एक्सपोज द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। किस मकसद के लिए हेलिकेज ने अनजिप या अनवाइंड करवाया? ताकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एक्सपोज हो सके और उनका कंप्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग है वो आ सके, और वो वहां पे ऐड हो, और हमारे पास डॉटर जो है वो स्ट्रैंड बन जाए। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है? फंडामेंटल रूल है कि ए ने हमेशा किसके साथ बाइंड करना है? टी के साथ। टी ने हमेशा किसके साथ बाइंड करना है? ए के साथ। कौन सी बॉन्डिंग की वजह से? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सी ने हमेशा किसके साथ बाइंड करना है? जी के साथ। किसके साथ? जी के साथ। और जी ने हमेशा किसके साथ करना है? सी के साथ। कौन सी बॉन्डिंग की वजह से? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो देखें ये हमारे पास जो है वो डॉटर स्ट्रैंड है, ये उसका 5 एंड है, ये उसका 3 एंड है, ये भी सॉरी ये हमारे पास क्या है? पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये उसका 5 प्राइम है, ये उसका 3 प्राइम है। इसी तरह से आप देखें कि ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इसका ये 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है। तो हमें अंदाजा हो गया। तो ये हमारे पास ना बेसिकली वो एरिया था जहां पे हेलिकेज ने काम किया, और उसने क्या करवा दी? अनजिपिंग और अनवाइंडिंग करवा दी। हेलिकेज का काम खत्म हो गया। हम देखते हैं कि हेलिकेज के अलावा ना बाकी कौन से एंजाइम्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही दोनों स्ट्रैंड्स अनजिप या अनवाइंड होते हैं ना, यहां पर एक जो एंजाइम होता है वो है टोपो आइसोमेरेज। इसका काम क्या होता है? सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करवाना। सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करवाने के लिए जो हमारे पास एंजाइम होता है ना, उसको हम नाम देते हैं, इट इज एक्चुअली द टोपो आइसोमेरेज। याद रखिएगा, टोपो आइसोमेरेज ने सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करवा देना है। क्यों रिमूव करवाई जाती है? देखें हमारे पास कोई रोप है ना, आपने उस रोप को जब उसकी क्वाइलिंग को खत्म किया और उसके बाद स्ट्रेट कर दिया और दोनों एंड आपने पकड़े हुए हैं, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो बेसिकली क्या होगा? वो दोबारा क्वाइल्ड हो जाएंगे। तो उसके अंदर टेंशन मौजूद है, उसके अंदर क्वाइलिंग मौजूद है। उस क्वाइलिंग को खत्म करने के लिए जो एंजाइम मौजूद होता है ना, ताकि दोनों स्ट्रैंड जो है वो दोबारा जिप्ड ना हो जाए, दोनों स्ट्रैंड दोबारा वाइंड अप ना हो जाए, वाइंड ना हो जाए, तो उसके लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं ना, वो एंजाइम है टोपो आइसोमेरेज। तो उसका रोल भी हमें पता चल गया। एक चीज आपको और नजर आएगी, और वो है SSBP प्रोटीन्स। ये क्या है? S से है सिंगल, दूसरे S से है स्ट्रैंड, B से है बाइंडिंग, और P से क्या है? प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी होती है। और इन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है हर डीएनए के स्ट्रैंड को, सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करना। क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म के अंदर ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसकी अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए ना हम बेसिकली क्या करते हैं? इन SSBP प्रोटीन्स को ऐड करवाते हैं। बुक की डायग्राम के अंदर ना ये आपको बड़े वाजे नजर आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर जो है वो दिखाया हुआ नहीं है, और ना ही हमारी बुक के अंदर डिटेल बताई गई। बाकी चीजों को भी देखते हैं। देखिए यहां पर जो है वो एक प्राइमर भी ऐड हुआ है, और प्राइमर जो है वो कौन सा होता है? याद रखिएगा, वो होता है RNA प्राइमर। कौन सा प्राइमर होता है? RNA प्राइमर होता है। इस RNA प्राइमर को कौन सा एंजाइम कंस्ट्रक्ट करवाता है? उस एंजाइम का नाम है प्राइमेज एंजाइम। Primase enzyme is involved in the construction of RNA primer, and that particular RNA primer is actually the sequence of 10 nucleotide.
सीक्वेंस ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है ना, उसे हम कहते हैं कि ये 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, देखिए हमारे पास जो है ये 5 एंड था पेरेंटल स्ट्रैंड का, ये 3 एंड था। जो प्राइमर हमने ऐड किया ना, ये देखें ये रेड से आपको नजर आ रहा है। मैं कुछ चीजों को रेस कर देता हूं ताकि आपको बकायदा तौर पे यहां पे जो है वो चीजें नजर आ सके। कि हमारे पास ना प्राइमर किस जगह के ऊपर ऐड हुआ है, तो उस चीज को हमने देखना है। तो यहां पर देखें आप, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ सके। ये जो एरिया है ये वाला, देखिए यहां पर जो है वो आपको रेड से जो है वो लाइंस नजर आ रही हैं, ये शो करवा रही हैं प्राइमर को। अब प्राइमर के हवाले से फंडामेंटल रूल याद रखिएगा कि प्राइमर जो है वो डॉटर स्ट्रैंड के, सॉरी पेरेंटल स्ट्रैंड के 3 प्राइम के सामने ऐड होगा। जो प्राइमर है वो पेरेंटल स्ट्रैंड के 3 प्राइम के बिल्कुल सामने ऐड हो रहा है। और आपको पता है दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। अगर पेरेंटल स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम है तो बताएं इसके सामने डॉटर स्ट्रैंड का कौन सा प्राइम आएगा, 5 प्राइम आएगा। और प्राइमर अगर यहां तक है तो इसका मतलब ये है कि प्राइमर का ये 3 प्राइम बनेगा। तो हमने 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ऐड कर दिया। यहां पर अगर आप देखें तो पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 प्राइम यहां पर बन रहा है इस एरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि अनजिपिंग यहां तक हुई थी। चले लेट्स सपोज जो है वो अनजिपिंग यहां पर हुई, तो हमने क्योंकि पहला प्राइमर यहां पर ऐड हुआ है तो यहां तक जो है वो अनजिपिंग हुई। और अनजिप होने के बाद बेसिकली क्या हुआ, ये पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 प्राइम बन रहा था। यहां पर जो है वो आके प्राइमर ऐड हो गया, प्राइमर का ये 5 प्राइम बनेगा, ये 3 प्राइम बनेगा। आगे बात समझ। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, प्राइमर ऐड हो गया। ये आपको पहला प्राइमर जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है, प्राइमर लग गया। अब फंडामेंटल रूल एक मैंने आपको बता दिया कि पेरेंटल स्ट्रैंड के 3 प्राइम के सामने हमेशा क्या लगता है, हमारे पास प्राइमर ऐड होता है। अगली बात आप याद रखिएगा कि पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होती है। 2 बातें होगी। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो न्यू न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड इट विल ऑलवेज अटैच ऑन द, कहां पे अटैच होगा, ये हमेशा अटैच होगा डॉटर स्ट्रैंड के 3 प्राइम के ऊपर। पेरेंटल स्ट्रैंड की बात नहीं हो रही, डॉटर स्ट्रैंड की बात हो रही। हमेशा उसके 3 प्राइम के ऊपर आके नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। देखें इस स्ट्रैंड को देखें, मैंने आपको कहा पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होनी है। पहले मैं इस डॉटर स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं। ये जो डॉटर स्ट्रैंड है इसका ये 5 प्राइम ये वाला बन रहा है और 3 प्राइम ये वाला बन रहा है। इसका मतलब है ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो जा किधर रहा है, रेप्लिकेशन 4 की तरफ जा रहा है। ये है ना रेप्लिकेशन 4, तो इसकी तरफ जा रहा है। तो हम कहेंगे द स्ट्रैंड विच मूव्स टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन 4 इज कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड। ये हम डॉटर स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं कि वो डॉटर स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन 4 की तरफ मूव कर रहा हो, हम उसे कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। और वो हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन 4 से अवे मूव कर रहा हो, देखें ये अवे जा रहा है, ये वाला। तो हमने कहा ये बेसिकली क्या है, ये लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग लैगिंग का हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। हमने प्राइमर क्यों ऐड किया, क्योंकि जो मेजर एंजाइम है ना डीएनए रेप्लिकेशन का, वो डीएनए पॉलीमरेज है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर आपको 3 उसकी टाइप्स नजर आएंगे। अगली स्लाइड के अंदर आपको अभी नजर आएगा। हमने देखना है कि वो जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो इनिशिएट नहीं कर सकता रेप्लिकेशन को ऑन इट्स ओन, रेदर इट कैन ऐड द न्यूक्लियोटाइड टू ऑलरेडी बेस पेयर्ड स्ट्रैंड्स। जो ऑलरेडी बेस पेयर्ड हुए हुए हो ना, आपस में एडेड हुए हुए हो, तो उसके साथ वो नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकेगा, लेकिन इट कैन नॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन। तो ये हमने लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बेटा यहां पर मैं कुछ बातें डिस्कस कर रहा था,
वो प्राइमर के हवाले से थी। इधर देखें आप, यहां पर बेसिकली क्या हुआ, पहला प्राइमर ऐड हो गया और ये यहां तक अभी जो है इस एरिया तक जो है वो डीएनए स्ट्रैंड अनजिप था। जैसे ही फर्दर जो है वो हेलिकेज अनजिपिंग या अनवाइंडिंग करवाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि वो यहां तक होगी, इस एरिया तक, फर्दर अनजिपिंग इस एरिया तक होगी। हुआ क्या, ये वाला डॉटर स्ट्रैंड है ना, ये तो मूव कर रहा है रेप्लिकेशन 4 की तरफ, इसका ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ये वाला स्ट्रैंड है ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4, किसका, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। जब मजीद अनजिपिंग अनवाइंडिंग यहां तक हो चुकी है तो क्या होगा, नया न्यूक्लियोटाइड है, इसके केस में यहां पर ऐड होना शुरू हो जाएगा, जहां तक अनजिपिंग अनवाइंडिंग हुई है वहां तक ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 प्राइम के ऊपर डॉटर स्ट्रैंड के नया न्यूक्लियोटाइड आके जोड़ना था। यहां पर प्रॉब्लम होगी, यहां पर क्या प्रॉब्लम है इस स्ट्रैंड के केस में, कि जहां पर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होना है ना, उससे आगे डीएनए का सीक्वेंस ही नहीं है। जहां पर अनजिपिंग हुई है वहां उस तरफ जो है वो नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होने हैं, और हम 5 प्राइम के ऊपर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या होगा, फिर एक दफा फिर देखिए यहां पर आपको एक और प्राइमर नजर आ रहा है, एक और आरएनए प्राइमर आएगा और वो आरएनए प्राइमर यहां पे आके ऐड होगा, और फिर उसके साथ ही हमारे पास जो है उसके 3 एंड के ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर एक ये फ्रेगमेंट बन जाएगा, ये वाला एरिया, एक ये फ्रेगमेंट बन जाएगा, ये वाला एरिया, 2 फ्रेगमेंट बन गए। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने हैं ना, इन फ्रेगमेंट्स को हम नाम देते हैं, दीज आर एक्चुअली द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस स्ट्रैंड के ऊपर बने, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बने। किस वजह से बने, क्योंकि जिस तरफ अनजिपिंग अनवाइंडिंग हुई है बेसिकली उस तरफ जो है डॉटर स्ट्रैंड का 5 प्राइम था, तो हमें फिर वहां पे मुश्किल हुई, हम 5 प्राइम के ऊपर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकते, हम 3 प्राइम के ऊपर ऐड करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जहां पर जो है वो रेप्लिकेशन 4 होगा उस जगह पर आरएनए प्राइमर लगेगा, और फिर आगे एक नया फ्रेगमेंट कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा, और इसको हम नाम देंगे, दीज आर एक्चुअली द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। आगे बेटा बात समझ, अब आ जाए ना, जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, उसके 3 एंजाइम है, एक डीएनए पॉलीमरेज 1, एक डीएनए पॉलीमरेज 2, एक डीएनए पॉलीमरेज 3। जो मेजर एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। जो 1 होता है ना, इसे हम कहते हैं इट एक्चुअली असिस्ट द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। क्या करता है, इसके रोल को असिस्ट करता है। 3 जो है ये प्रूफ रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है अभी बताता हूं। 2 भी प्रूफ रीडिंग में इन्वॉल्व है। 1 असिस्ट करता है, 1 को हम कहते हैं इट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द रिपेयर प्रोसेस आल्सो। ठीक है, प्रूफ रीडिंग क्या है, हमने कहा था कि जैसे ही ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है और ये डीएनए का स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, अनजिप या अनवाइंड हुए तो उनका सीक्वेंस जो है वो एक्सपोज हो गया। जैसे ही बेटा सीक्वेंस एक्सपोज हुआ तो पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर सीक्वेंस को देखते हुए डॉटर स्ट्रैंड के सीक्वेंस को कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ कंस्ट्रक्ट करवाते रहना, ये प्रूफ रीडिंग है। और ये काम कौन कर रहा है, पॉलीमरेज 3 कर रहा है। पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करता है, ये बेसिकली पेरेंटल स्ट्रैंड के सीक्वेंस को रीड करते हुए डॉटर स्ट्रैंड के सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करवाता रहता है। तो लिखा हुआ है कि अटैचेस द कंप्लीमेंट्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 एंड ऑफ ग्रोइंग डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, यहां पर प्राइमर लग गया था, प्राइमर का ये 3 एंड था और उसके आगे इसने जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू कर दिए नए न्यूक्लियोटाइड्स को। देयरफॉर डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन द 5 प्राइम टू द 3 प्राइम डायरेक्शन। हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होती है। तो ये हमारे पास 5 to 3 डायरेक्शन, ये हमारे पास 5 to 3 डायरेक्शन। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन जो है वो चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं 1
वन का काम क्या होता है, मैंने आपको कहा ये रिपेयर प्रोसेस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। कैसे कि जो हमने आरएनए प्राइमर लगाया था ना उसको हमने रिमूव भी करवाना है। क्यों रिमूव करवाना है? क्योंकि रेप्लिकेशन हम बेसिकली किसकी कर रहे हैं, हम डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहे हैं। और हमने लगा क्या दिया, हमने आरएनए प्राइमर लगाया, तो उस आरएनए प्राइमर को हम रिमूव भी करवाएंगे। ठीक है, उस आरएनए प्राइमर को रिमूव करवाने के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है ना, वो डीएनए पॉलीमरेज 1 है। तो 1 ने क्या करना है, देन रिमूव्स द आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेसेस इट विद द कंप्लीमेंट्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। सिर्फ इशू क्या आता है, टी यू को रिप्लेस कर रहा है ना, तो वहां पर वही चेंजिंग हो रही है। और उसमें कौन इन्वॉल्व है, डीएनए पॉलीमरेज 1 इन्वॉल्व है, जिसने आरएनए प्राइमर को बेसिकली डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ रिप्लेस करवा दिया। आपने पढ़ा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के लेवल पर ना आपको गैप्स भी नजर आएगा। ये देखिए बेटा गैप है, इन गैप्स को आपस में जोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है ना, उसको हम नाम देते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेज का काम क्या होता है, लाइगेशन करवाना। क्या काम होता है इसका, लाइगेशन करवाना। तो डीएनए लाइगेज ने क्या कर दी, लाइगेशन करवा दी, किसकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लाइगेशन करवाने में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, डीएनए लाइगेज एंजाइम इन्वॉल्व है। आगे बेटा बात समझ। तो ये हमने एंजाइम्स का रोल पढ़ा रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर। यहां पर देखें आप, सबका रोल लिखा हुआ है। सबसे पहले हेलिकेज है, अनवाइंड करवा दिया पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स को और अनवाइंड करवाया। उसके बाद हमने कहा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एक्चुअली स्टेबलाइज द पेरेंटल डीएनए जो अनबाउंड हो चुके हैं। फिर लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली इनटू द 5 to 3 डायरेक्शन। लीडिंग और लैगिंग का आप फर्क बता सकते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जाता है, लैगिंग रेप्लिकेशन फोर्क से अवे जाता है। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होता है, लैगिंग डिसकंटिन्यूअस होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है वो लैगिंग के ऊपर बन रहे होते हैं और डीएनए लाइगेज भी लैगिंग के ऊपर काम करता है। आरएनए प्राइमर्स एक से ज्यादा चाहिए आपको लैगिंग पे, और लीडिंग के ऊपर सिर्फ एक ही आरएनए प्राइमर्स चाहिए। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है लीडिंग और लैगिंग के अंदर। तो लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली इनटू 5 to 3 डायरेक्शन बाय द डीएनए पॉलीमरेज। लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली। Primase synthesizes a short RNA primer which is extended by the DNA polymerase to form the Okazaki fragment. After the RNA replaced by the DNA by another DNA polymerase not shown, DNA ligase join the Okazaki fragments to the growing strand. ये आपने 5 जो है वो मेजर पॉइंट्स पढ़ ली हैं। ये जो आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं ना, इन फ्रेगमेंट्स को हम नाम देते हैं, these are actually the Okazaki fragments. आगे बेटा DNA polymerase 3 के बारे में हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। ये मेजर एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का। इसे हम कहते हैं कि ये डायमर होता है, एक जैसे सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, अल्फा बीटा 2 और एप्सिलॉन। अक्सर एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए पॉलीमरेज 3, तो उसे हम बता सकते हैं कि अल्फा बीटा 2 और एप्सिलॉन के अलावा कोई नहीं। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड करने की एबिलिटी रखता है। 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड करने की एबिलिटी रखता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज 3। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो रेप्लिकेशन को इटसेल्फ इनिशिएट नहीं कर सकता, ये बात भी याद रखिएगा। ये आपको जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क बिगिंस व्हेन द हेलिकेज अनवाइंड्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द 2 कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। तो ये हमने देखा डीएनए की रेप्लिकेशन बेसिकली हो किस तरह से रही है। हमने डॉटर स्ट्रैंड्स भी बनाए डीएनए रेप्लिकेशन के। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो सेंट्रल डॉगमा की टर्म नजर आ रही है। सेंट्रल डॉगमा क्या है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। सिंथेसाइज ऑफ मैसेंजर आरएनए इन द न्यूक्लियस, किसके केस में, यूकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स के केस में डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है ना, वो किधर बनता है, वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है। वहां से मैसेंजर आरएनए ने गुजरना है, आना किधर है, साइटोप्लाज्म के अंदर आना है। किसकी तरफ आना है, राइबोसोम्स की तरफ आना है। किस मकसद के लिए आना है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए आना है।
मूवमेंट ऑफ द मैसेंजर आरएनए टू द साइटोप्लाज्म वाया द न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर वो स्ट्रक्चर है जहां से मैसेंजर आरएनए गुजर सकता है, डीएनए नहीं गुजर सकता। ठीक है, प्रोटीन्स भी काफी सारी ऐसी हैं जो नहीं गुजर सकती। तो ये हमने पढ़ लिया कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना। ठीक है, पहले प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं और दूसरे को ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इट इज एक्चुअली नोन एज द सेंट्रल डॉगमा। तो ये हमने सेंट्रल डॉगमा की टर्म पढ़ ली कि सेंट्रल डॉगमा बेसिकली है क्या। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें बेटा, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर काफी सारी जीन्स मौजूद हैं। ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये जीन 3 है। ऐसी बहुत सारी जीन्स मौजूद हैं। जीन बेसिकली क्या होता है? जीन को हम कहते हैं इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। जो खुद को प्रोटीन्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखता हो उसको हम जीन का नाम देते हैं। ये देखिए बेटा, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ट्रांसक्रिप्शन हुई, मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसलेशन हुई, प्रोटीन बना। ठीक है बेटा, जब प्रोटीन्स बना तो वहां पे हमने कहा कि जीन ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया। प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। डीएनए बेसिकली क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने सेंट्रल डॉगमा की टर्म पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं अपनी स्लाइड में। बेटा हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ आरएनए भी है यहाँ पर, तो हम उनका कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए टेक्स मैसेज फ्रॉम द डीएनए, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड में, राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम यानी कि उसके साथ एसोसिएटेड है। और जो मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ है, ट्रांसफर आरएनए की लेंथ जो है वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड है। और जो राइबोसोमल आरएनए 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड है। परसेंटेज से लाजमी एमसीक्यू आता है। परसेंटेज जो राइबोसोमल आरएनए की है सबसे अबंडेंट यही है 80%, ट्रांसफर आरएनए 10 to 20%, मैसेंजर आरएनए 3 to 4%। राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट है उसका 40 to 50% ये बना रहे होते हैं। ये बात भी हमारी बुक में लिखी हुई है, तो ये हमने इसको देख लिया। लास्ट में बेटा आखिरी स्लाइड में जो है वो आपको ट्रांसफर आरएनए नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। 3 एंड के ऊपर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़ा हुआ है और यही वो साइट है जहां पे आके अमाइनो एसिड एक्चुअली अटैच होता है। ये एंटीकोडॉन साइट है और यहाँ पर हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री बेसिस फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड सेक्शन। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हम कहते हैं कि ये कॉइल अप हुए होते हैं और डबल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है। तो यहाँ ये जो टाइप्स है ना ये हम ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वो सेगमेंट है जिसके अंदर हमने पहला जो है वो हिस्सा पढ़ा और उस पार्ट के अंदर हमने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखी, टाइप्स ऑफ आरएनए स्टडी किया, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल्स हमने स्टडी किए। और आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है बेटा। इसमें से कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।